Hello students, welcome back. You are watching Edu Online, a channel for mathematics and computer. आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे क्लास 7 का कंप्यूटर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 पर दैट इज अबाउट द कंप्यूटर। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर क्या है, कैसे इसका नाम कंप्यूटर पड़ा, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, जनरेशन कंप्यूटर में क्या होती हैं और कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, कौन कौन सी लैंग्वेज कंप्यूटर में होती है, मींस ए टू जेड हम कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो यदि आप कंप्यूटर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, इसकी इवोल्यूशन के बारे में, इसके वर्क प्रोसेस के बारे में, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक नज़र डालते हैं टॉपिक्स पर, किन किन टॉपिक्स पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ओवर डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कौन कौन सी स्टेज आई और कौन सी स्टेज में किस डिवाइस ने रोल परफॉर्म किया, उस पर हम डिस्कस करेंगे। देन वी डिस्कस ओवर हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स, कंप्यूटर काम कैसे करता है, किस प्रोसेस पर वर्क करता है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में, हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। देन वी डिस्कस ओवर कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को समझता है, किस लैंग्वेज में कंप्यूटर वर्क करता है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। एंड इन द लास्ट वी विल डिस्कस ओवर लैंग्वेज कन्वर्जन, हाउ कैन वी कन्वर्ट एनी लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, एक कंप्यूटर लैंग्वेज से हम दूसरी कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। स्पेशली हम सीखेंगे बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर्स को। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। देखिए इंसान यहाँ से चलते चलते यहाँ तक पहुँच गया है। इसके बीच में बहुत सारी ऐसी खोजें हुई इंसान के द्वारा जिसने इंसान के जो लिविंग स्टैंडर्ड को बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। जब अर्ली जो मैन था उसके सामने समस्या थी सबसे बड़ी, किसकी, कैलकुलेशन की, कि वो कैलकुलेट कैसे करे, चीज़ों का हिसाब किताब कैसे रखे। तो जो अर्ली मैन था वो कैलकुलेशन करने के लिए, अपनी चीज़ों का हिसाब रखने के लिए कि मेरे पास कितनी गाय, कितनी बकरियाँ, कितना सामान है, उसके लिए वो किसका इस्तेमाल करता था, स्टोन्स का इस्तेमाल करता था, पत्थरों का इस्तेमाल करता था उसको काउंटिंग करने के लिए। कुछ जगह पर जो सेल्स होती हैं इनका इस्तेमाल करते थे लोग काउंट करने के लिए, और कुछ जगह तो बोन्स का भी इस्तेमाल करते थे काउंटिंग करने के लिए। काउंटिंग उस समय बहुत ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। हाउ कैन बी मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ आवर थिंग्स, कैसे हम अपनी चीज़ों का हिसाब किताब रखें, ये अर्ली मैन के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर हम किसी डिवाइस की बात करें कि सबसे पहली डिवाइस ह्यूमन ने कौन सी इस्तेमाल की थी कैलकुलेशन के लिए, तो उसमें हमारा सबसे पहला नाम आता है अबाकस का। दिस वाज द फर्स्ट डिवाइस विच वाज इन्वेंटेड बाय ह्यूमंस टू कैलकुलेट, कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे पहली डिवाइस हमारी कौन सी है, अबाकस है। इसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन आसानी से और तेज गति से कर सकते थे। इसका फर्स्टली अगर हम देखें तो इसका जो डेवलप किया था इसको वो एक इजिप्टियन ने किया था 10th सेंचुरी बीसी में, बिफोर क्रिश्चियंस। 10th सेंचुरी में एक इजिप्टियन के द्वारा एबाकस का डेवलपमेंट हुआ था, लेकिन इसको जो फाइनल शेप दी थी वो दी थी एक चाइनीज एजुकेशनिस्ट ने 12th सेंचुरी एडी में। So this was the first device which was developed by the human and the series of calculation. Calculation की सीरीज में सबसे पहली डिवाइस हमारी कौन सी आती है, अबाकस आती है। इसके बाद अबाकस के बाद नेपियर बोन्स एक डिवाइस को डेवलप किया, किसने, जैसे हम जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, जैसे जैसे हमें जरूरत होती है वैसे वैसे हम चीज़ों को डेवलप करते हैं। साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च करना शुरू किया कि हम कैलकुलेशन को कैसे और बेटर तरीके से कर सकते हैं, कैसे एक अच्छी कैलकुलेटिंग डिवाइस बना सकते हैं। तो जॉन नेपियर्स ने, जो कि स्कॉटलैंड के थे, उन्होंने इन्वेंट किए कैलकुलेटिंग डिवाइस 1617 में, जिसको नाम दिया गया नेपियर बोन्स। इस डिवाइस में क्या होता था, ये बोन्स रोड्स होती थी इसमें, जो कि काउंटिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल होती थी। इन पर कुछ प्रिंट होता था और ये रोड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आसानी से कर सकती थी। किसने इसको डेवलप किया था, नेपियर, जॉन नेपियर्स ने। इसका नाम क्या है, नेपियर बोन्स। और ईयर में किसमें किया, 1617। ये आपको याद होना चाहिए, या इसमें से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। इसी के आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट सीरीज में कौन सी डिवाइस आती है, तो वो है पास्कल्स कैलकुलेटर।
इसके बाद 1642 में ब्लेस पास्कल जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन्वेंट की एक एडिंग मशीन जिसको हम कहते हैं पास्कल्स कैलकुलेटर, विच रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ डिजिट विद द हेल्प ऑफ गियर्स इन इट। इसमें गियर्स होते थे जिसकी मदद से ये रिप्रेजेंट करती थी किसको, डिजिट्स को। और इसके बाद जो नेक्स्ट डिवाइस इस सीरीज में आती है उसका नाम है लेबनिज कैलकुलेटर। 1671 में एक जर्मन मैथमेटिशियन हुए गोटफ्रीड लेबनिज, इन्होंने पास्कल्स कैलकुलेटर को मॉडिफाई किया और एक मशीन बनाई जो कि बहुत सारी कैलकुलेशंस कर सकती थी बेस्ड ऑन द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एज वेल। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अलावा ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर बेस्ड बहुत सारी कैलकुलेशन आसानी से कर सकती थी। इसके बाद जो मशीन आई दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एज नोन एज एनालिटिकल इंजन। इसको जाना गया किसके नाम से, एनालिटिकल इंजन के नाम से। और इसको डेवलप किया था इंग्लैंड के साइंटिस्ट ने जिनका नाम था चार्ल्स बेबेज। और कब किया था इन्होंने, 1833 में। और इस मशीन की ये खासियत थी कि ये आपके डेटा को सेफली स्टोर भी कर सकती थी और इसको नाम दिया गया एनालिटिकल इंजन एंड इट डीम्ड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। और यह वो मशीन है जिसको हम फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कह सकते हैं। इसके अंदर ऐसे फीचर्स थे जो आपके मॉडर्न कंप्यूटर लैंग्वेज में भी यूज होते हैं। और इसी ग्रेट इन्वेंशन के कारण चार्ल्स वेबेज को फादर ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। उन्होंने ये जो कंप्यूटर आज हम यूज़ कर रहे हैं वो नहीं डेवलप किया, लेकिन उन्होंने जो ये मशीन एनालिटिकल इंजन डेवलप की थी, इसमें जो उन्होंने कंसेप्ट बेस्ड किया लगाया था और जो उन्होंने जिस उद्देश्य से बनाई थी वही कंसेप्ट आज के कंप्यूटर को बनाने में इस्तेमाल किया गया। उस समय रिसोर्सेस और क्या कहना चाहिए कि इंजीनियरिंग इतनी अपडेटेड नहीं थी कि वो एक मॉडर्न कंप्यूटर बना पाते, एक वर्किंग कंप्यूटर बना पाते, लेकिन नींव उन्होंने ही इसकी रखी थी। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। अभी हम जानेंगे कि ये जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं कंप्यूटर, ये वर्ड कहाँ से आया कंप्यूटर। सो ये वर्ड जो हमें मिला है वो वर्ड मिला है हमें एक वर्ड कंप्यूट से, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट। और ये ग्रीक लेटर का ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, टू कैलकुलेट। और हमने देखा कि जो बेसिकली जो डिवाइसेस अभी तक हमने जिनके बारे में जाना, उन सबकी जो खोज हुई, इन्वेंशन हुई थी, वो कैलकुलेशन के लिए हुई थी। तो बेसिकली कंप्यूटर जो इन्वेंट किया गया, जो इसका उद्देश्य था वो क्या था, कैलकुलेशन करना। सो दैट्स वाई इसका नाम रखा गया कंप्यूटर। और ये कौन सी लैंग्वेज से लिया गया, ग्रीक लैंग्वेज से। और कौन से वर्ड से लिया गया है, कंप्यूट वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट। नाउ वी डिस्कस ओवर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कितनी जनरेशन अब तक कंप्यूटर की आ चुकी हैं और किस जनरेशन में हमने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की और कौन कौन से कंप्यूटर उस जनरेशन में बनाए गए, अब हम इस पर डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की। अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन की, तो इसमें जो सबसे पहला कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, उसका नाम था एनीक, which was developed by the two scientists namely J.P. Eckert and J.W. Moche। और जो ये एनिक कंप्यूटर था, इसे आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये इतना बड़ा था कि इसको रखने के लिए पूरा रूम इस्तेमाल होता था। अभी तो जैसे हम देखते हैं एक छोटा सा कंप्यूटर, लैपटॉप हम कैरी कर सकते हैं आसानी से, लेकिन ये जो एनिक कंप्यूटर था ये पूरे कमरे में इस्तेमाल होता था, पूरा कमरा इसके लिए यूज होता था। और इसकी फुल फॉर्म अगर हम देखें तो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। एनिक वो जो वेरी ह्यूज एंड बिग कंप्यूटर एंड इट्स वेट वाज 30 टन्स। और इसका कितना वजन था, 30 टन्स। और इस जनरेशन के कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी वो होती थी वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब इस तरह की होती थी। और चूंकि जब ये यूज होती थी तो इनमें इनको यूज होते समय बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती थी और उस हीट को शांत करने के लिए बहुत बड़े कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता होती थी। और 1949 से जो 1955 तक कंप्यूटर बनाए गए, 6 इयर्स में जो वर्क हुआ कंप्यूटर की दुनिया में, वो कंप्यूटर किस में आए, फर्स्ट जनरेशन में आए। इसके अदर एग्जाम्पल्स हैं आपके EDVAC, यूनिवेक एंड EDSAC। ये कंप्यूटर्स किसके अंतर्गत आते हैं, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स होते हैं। इसके बाद हम सेकेंड जनरेशन पर बात करेंगे। इन दिस जनरेशन ट्रांजिस्टर वर यूज्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट।
जैसे हमने देखा फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होती थी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रूप में, और सेकंड जनरेशन में क्या इस्तेमाल होती थी, ट्रांजिस्टर्स। जो ट्रांजिस्टर्स थे वो वैक्यूम ट्यूब से बहुत ज़्यादा साइज में छोटे होते थे और वजन में भी ये कम होते थे। तो इनके आने के बाद जो कंप्यूटर का साइज था वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गया, छोटा हो गया, और पहले से ज़्यादा जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनसे ये बहुत ही ज़्यादा छोटे हो गए सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर। और इसका जो टाइम पीरियड रहा वो 1956 से 1965 तक, 9 इयर्स का टाइम पीरियड है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का। और इसमें के जो एग्जाम्पल्स हैं जो कंप्यूटर्स बने वो हैं हमारे IBM 1041, 1620, 7094 एंड CDC 1604 एंड 3600। These computers belongs to second generation computer. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर ये कब इन्वेंट हुए, 1964 में। और इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होने लगी IC, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इन्वेंशन थी। इसने कंप्यूटर्स के साइज को और भी ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर दिया। ट्रांजिस्टर्स, एक इंटीग्रेटेड सर्किट बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स का काम ये कर सकता था। तो जहां हमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगाने होते थे, अब उनकी जगह हम एक IC यूज कर सकते थे। और IC के यूज ने जो हमारी पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री थी उसमें एक बूम का काम किया। द मेन एडवांटेज ऑफ IC इज नॉट ओनली इट्स स्मॉल साइज। इसका जो मेन एडवांटेज था वो केवल इसका जो साइज छोटा था वही नहीं था, बल्कि इसकी जो परफॉर्मेंस थी वो भी सुपीरियर थी। और जो पहले सर्किट्स थे, मतलब ट्रांजिस्टर या वैक्यूम ट्यूब्स, उनसे ये ज़्यादा रिलायबल थे, उनसे ये ज़्यादा विश्वसनीय थे। और इसमें जो हमारा टाइम पीरियड आता है वो आता है 1966 से 1975। अगले 9 इयर्स में जो जनरेशन हमारी आती है वो आती है थर्ड जनरेशन। और इसमें जो एग्जाम्पल हैं कंप्यूटर्स के वो है IBM 360 सीरीज, मतलब IBM के 360 सीरीज के कंप्यूटर्स में यूज हुई थी। और इसके बाद हमारी आई फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। दिस जनरेशन कंप्यूटर वेयर वी आर वर्किंग टुडे, मतलब जिन कंप्यूटर पर आज हम वर्क कर रहे हैं ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। जिस लैपटॉप पर मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ये फोर्थ जनरेशन से बिलोंग करता है। द कंप्यूटर विच वी सी अराउंड अस बिलोंग टू द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। और इनमें क्या यूज होता था, थर्ड जनरेशन में हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होता था, और फोर्थ जनरेशन में होने लगा माइक्रो प्रोसेसर। और इस जनरेशन का ये हमारा इंपॉर्टेंट इन्वेंशन थी माइक्रो प्रोसेसर। मतलब इस तरह के सर्किट्स बनने लगे जैसे कि आपका जो साइज था वो और भी ज़्यादा छोटा हो गया, और एक माइक्रो प्रोसेसर बहुत कई सारी ICs की जगह वर्क कर सकता था। जैसे एक IC बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स का वर्क कर सकती थी, वैसे एक माइक्रो प्रोसेसर बहुत सारे ICs का वर्क कर सकता है। A microprocessor is a single chip LSI circuit which is used in a computer for any arithmetic और logical function to be performed in any program। किसी भी प्रोग्राम में अगर कोई अर्थमेटिकल या लॉजिकल फंक्शन परफॉर्म होना है तो वो किसके थ्रू होता है, माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू होता है। और इसका टाइम पीरियड आता है 1975 से अब तक ये इस पर वर्क चल रहा है, इस पर कंप्यूटर्स बन रहे हैं। और इसके एग्जाम्पल है हमारे मिनी कंप्यूटर और ये सुपर कंप्यूटर। और अगर हम बात करें फिफ्थ जनरेशन की तो ये हमारी भी डेवलपमेंट स्टेज में है। फिफ्थ जनरेशन विल बी डेवलप सून। इन दैट जनरेशन कंप्यूटर विल प्रोसेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें जो कंप्यूटर बनाए जाएंगे उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी और वो खुद से डिसीजन ले सकेंगे जैसे ह्यूमन लेते हैं। अभी तक जो कंप्यूटर है वो एक डम मशीन है फोर्थ जनरेशन तक। इसके बाद के जो कंप्यूटर्स हैं फिफ्थ जनरेशन के वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस बनाए जा रहे हैं, वो खुद से डिसीजन लेने में सक्षम होंगे। और इसका एग्जाम्पल है हमारा रोबोट्स। सो दीज आर द जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स। नेक्स्ट भी डिस्कस होगा हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स। एक कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। तो कंप्यूटर जो वर्क करता है वो IPO सर्किट पर वर्क करता है, मींस इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। हमारे पास एक CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसको हम इनपुट प्रोवाइड करवाते हैं इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, और ये CPU इन पर प्रोसेस करता है और ये हमें आउटपुट प्रोवाइड कराता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड IPO, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। मतलब कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसे हम इनपुट देते हैं, ये उस पर प्रोसेस करता है और डिजायर्ड आउटपुट हमें प्रोवाइड कराता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर।
नाउ वी डिस्कस ओवर की कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के कौन कौन से की कंपोनेंट है। तो इसके दो कंपोनेंट है, वन इज हार्डवेयर एंड वन इज सॉफ्टवेयर। जैसे हमारी बॉडी दो चीज़ों से मेनली मिलकर बनी हुई है, एक हमारी बॉडी और दूसरी साउल, हमारी आत्मा। वैसे ही ये कंप्यूटर है, इसमें हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर को आप शरीर मान सकते हैं और सॉफ्टवेयर को आप साउल मान सकते हैं। सो हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर इज द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट यू कैन टच एंड फील। मतलब कंप्यूटर के वो सारे पार्ट जिन्हें आप छू सकते हैं, छूने के बाद फील कर सकते हैं, वो क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। इसमें एग्जाम्पल आता है हमारा मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, सीडी, स्पीकर, ये सारे क्या है? हमारे हार्डवेयर हैं। और ऐसी सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर आपका वो पार्ट है जिसे आप केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज द प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस दैट रन ऑन द कंप्यूटर। ये प्रोग्राम्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर पर रन होती हैं। यू कैन नॉट टच और फील सॉफ्टवेयर। आप सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते हैं, उसको महसूस नहीं कर सकते हैं, आप केवल उसे देख सकते हैं, उसकी वर्किंग को देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है ऐसे पेंट, नोटपैड, MS वर्ड, स्क्रैच, गूगल क्रोम, जिस पर आप आपके मोबाइल में होता है गूगल क्रोम। आपके मोबाइल के जितने भी ये एप्लीकेशन हैं, जितने आप गेम खेलते हैं, वो सब क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे थोड़ा हार्डवेयर पर। हार्डवेयर बेसिकली हमारे दो कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। बेसिकली तीन कैटेगरी हम कह सकते हैं, इनपुट डिवाइसेस एंड CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड द आउटपुट डिवाइसेस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनपुट डिवाइसेस पर। सो द डिवाइसेस दैट हैव टू फीड डेटा इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। मतलब वो सारी डिवाइसेस जो कंप्यूटर के अंदर डेटा को फीड करने का काम करती हैं, जिनके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर डेटा को भेजते हैं, वो सारी डिवाइसेस क्या कहलाती हैं? इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कीबोर्ड है आपका, आपका ये माउस है, आपका ये माइक्रोफोन है, ये सारी क्या है? इनपुट डिवाइस है। जितनी इमेज आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका बारकोड रीडर है, ये आपका MICR है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर है, बैंक में इस्तेमाल होता है, ये जॉयस्टिक है, ये वेब कैम है, ये आपका स्कैनर है, ये आपका टच पैड है। ये सारी क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं। इन डिवाइसेस के थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर डेटा को फीड करते हैं। तो सिंपल वो सारी डिवाइसेस जिनके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर डेटा को सेंड करते हैं क्या कहलाती हैं? इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। नेक्स्ट, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? डिवाइसेस दैट हैव टू डिस्प्ले द आउटपुट आफ्टर डेटा प्रोसेसिंग। मतलब हमने अभी जाना था कि कंप्यूटर किस प्रोसेस पर वर्क करता है? IPO। हम इनपुट देते हैं, उस पर कंप्यूटर प्रोसेस करता है और उसके बाद हमें आउटपुट प्रोवाइड कराता है। तो जिन डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर हमें आउटपुट प्रोवाइड करवाता है, वो डिवाइसेस क्या कहलाती हैं? आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। जैसे मॉनिटर है आपका, प्रिंटर है, स्पीकर है, या प्लॉटर्स हैं, ये हमारी मेन आउटपुट डिवाइसेस हैं जो आपने नॉर्मली देखी होंगी। प्लॉटर हो सकता है आपने ना देखा हो, ये जो आपके बड़े कैलेंडर्स होते हैं, सीनरी होती हैं, या अभी चुनाव में फ्लैक्सीज आप देख रहे होंगे, ये सारी प्लॉटर से प्रिंट होती हैं। सो दीज वर द हार्डवेयर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। नाउ वी डिस्कस ओवर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर फॉर परफॉर्मिंग द वेरियस टास्क कंप्रेस द सॉफ्टवेयर। मतलब वो इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को हम देते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, वो क्या होती हैं? सॉफ्टवेयर होती हैं। जैसे कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर इज अ सॉफ्टवेयर। हम उसमें कमांड देते हैं 2+2, वो ऐड करके हमें दे देता है 4। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। और ये सॉफ्टवेयर भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, बेस्ड ऑन द फंक्शंस इट परफॉर्म्स। मतलब जैसे ये काम करते हैं उसके हिसाब से इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये कौन से होते हैं? दीज आर सॉफ्टवेयर ऑन विच कंप्यूटर वर्क। मतलब जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, कंप्यूटर सही तरीके से काम कर सके, इस काम के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्या काम करते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिजाइन इन सच ए मैनर, ये इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं दैट इट ऑपरेट्स, कंट्रोल्स एंड एग्जीक्यूट्स वेरियस एप्लीकेशंस ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर पर जो अलग अलग एप्लीकेशंस हम इंस्टॉल करते हैं उनको ये ऑपरेट कर सके, कंट्रोल कर सके और उन्हें एग्जीक्यूट कर सके। इनका ये काम किसका होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज इज एन सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसा हम अभी ये सब आप यूज करते हैं कंप्यूटर, तो 95% कंप्यूटर्स में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज।
इसके अलग अलग वर्जन है 7, 8 या फिर आपने 10, अभी लेटेस्ट जो वर्जन है वो 10 है, उससे पहले एक्सपी चलता था। तो ये सब क्या है, विंडोज़ के वर्जन है। और ये किसका एग्जाम्पल है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। एंटीवायरस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो और डिस्क डेफ्रा मैनेजमेंट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो वो सारे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए बनाए जाते हैं, मतलब सिस्टम हमारे जो एप्लीकेशंस हैं उनको इजीली ऑपरेट कर पाए, इजीली एग्जीक्यूट कर पाए, वो सारे सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके तभी रन हो पाएंगे सिस्टम में जब आपके सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर पहले से हो। आपके कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है। अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप उस पर पेंट को रन नहीं कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके किसी भी पर्टिकुलर टास्क को इजीली आप परफॉर्म कर पाए कंप्यूटर के द्वारा। ऐसी जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, जैसे कैलकुलेटर हो गया, पेंट हो गया जिस पर आप पेंटिंग कर सकते हैं, एमएस वर्ड है जिसमें आप टाइप कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है जिस पर मैंने आपके लिए स्लाइड्स बनाई हैं। ये सारे क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को रन करने के लिए ही हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर पर रन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्यूटर लैंग्वेज। अब देखिए कंप्यूटर पर हमने ये जो सॉफ्टवेयर हम बात कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर वर्क करता है, तो जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं ये हम किसी न किसी लैंग्वेज में देते हैं। जैसे अगर हमें किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना है तो हम उसे कोई ना कोई कमांड देंगे, वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है, हिंदी में हो सकती है, इंग्लिश में हो सकती है, बशर्ते वो सामने वाला व्यक्ति उस लैंग्वेज को जानना चाहिए, उसे वो लैंग्वेज पता होनी चाहिए, तभी वो आपका जो वर्क है वो कर पाएगा। इसी तरह से हमें जब तक ये नहीं पता होगा कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है तब तक हम कंप्यूटर से काम नहीं करवा सकते हैं। सो कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती हैं, कंप्यूटर्स को जो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं वो जिस लैंग्वेज में दी जाती है वो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। अब वो कौन से लैंग्वेज में दी जाती है, कंप्यूटर केवल एक ही भाषा समझता है, एक ही लैंग्वेज समझता है, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज। और उसे बाइनरी लैंग्वेज में जो हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बाइनरी कोड कहते हैं। और जो ये बाइनरी नंबर सिस्टम है इसमें केवल आपकी 2 डिजिट्स होती हैं, इसका जो बेस होता है वो 2 होता है, केवल 2 डिजिट्स इसमें होती हैं, 0 एंड 1, और इन्हें हम क्या कहते हैं, बिट्स कहते हैं। एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। बिट सबसे छोटी यूनिट होती है मेमोरी की। 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनाते हैं और 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाती हैं। सो द कंप्यूटर कैन नॉट डिपिक्ट 2, 3 और 4 एक्सेट्रा। कंप्यूटर 2, 3, 4 इनको नहीं समझ सकता, वो केवल 0 और 1 को ही समझ सकता है। अगर आपको 2, 3, 4 हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं तो पहले कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी नंबर सिस्टम में, मतलब जो 2 है अगर हम 2 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो ये लिखा जाएगा 1 0। इसी प्रकार से अगर हम 3 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो वो लिखा जाएगा 1 1, और अगर हम 4 को कन्वर्ट करेंगे तो 1 0 0, और अगर हम 5 को कन्वर्ट करेंगे तो ये लिखा जाएगा 1 0 1। ऐसे ही जितने भी हमारे डिजिट्स हैं वो सब का बाइनरी में कन्वर्जन हम कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो कन्वर्जन है वो हम कर कैसे सकते हैं, किसी भी जो नंबर को हम बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किसी भी नंबर को अगर आपको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है तो इट्स वेरी इजी, बहुत ही आसान है, ध्यान से सीखेंगे आप। क्या करना है आपको, उसको 2 से डिवाइड करते जाना है और जो रिमाइंडर आपका आए वो लिखते चले जाना है। जैसे एक नंबर हम लेते हैं 71, 71 को हमें क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे आप इसको, क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से आप डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा, 2 3 या 6, 1 रहेगा, 2 5 या 10। अब 1 हमारा रिमाइंडर बच गया तो वो आपको रिमाइंडर यहाँ पर आप लिख देंगे। नेक्स्ट अब आपको इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 35 को तो ये 17 टाइम तो कंप्लीट चला जाएगा, और 1 हमारा फिर से रिमाइंडर बचेगा तो 1 हम फिर से रिमाइंडर लिख देंगे। फिर से यही काम करना है, 2 से इसको डिवाइड करना है, कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम, और जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा क्या बचेगा, इस बार 1 बचेगा। फिर से 2 8 16, 1 रह जाएगा, वो रिमाइंडर हमने यहाँ लिखा। इसको फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इस बार ये 4 टाइम जाएगा और जो रिमाइंडर होगा वो बचेगा 0। फिर से हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा और फिर से हमारा रिमाइंडर बचेगा 0। अभी 2 को फिर से हम फर्दर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 टाइम जाएगा और फिर से हमारा रिमाइंडर बचेगा 0। अभी आपको एक बार, अभी 1 बच गया, 1 में टेबल हम पढ़ नहीं सकते,
1 टाइम ही पढ़ेंगे तो 2 1 जा 2, इससे बड़ा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे 0 टाइम टेबल पढ़ेंगे, 2 का 0 टाइम पढ़ेंगे तो 2 0 0 हो जाएंगे और फिर से आपका 1 यहाँ रिमाइंडर बच जाएगा। चाहे तो आप इसको यहाँ तक भी इस तरह से भी छोड़ सकते हैं और चाहे तो आप इसको इस स्टेप तक भी कर सकते हैं। आपको इसको तब तक डिवाइड करते चले जाना है 2 से, तब तक कि आपका जो क्वाटेंट है वो 0 ना बन जाए। और उसके बाद जो आपका ये आप यहाँ पर देख रहे हैं सीरीज, यही क्या होगा, इसका बाइनरी कन्वर्जन होगा। ध्यान रखना है आपको नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ लिखना है, मतलब यहाँ से शुरू करेंगे 1 0 0 0 0 1। तो अभी हम क्या करेंगे 71 को अगर आप डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा 1, देखिए 3 टाइम 0 है तो 3 टाइम 0 एंड 111। 71 डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा 1 0 0 0 1 1 1। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हम बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 71 को हमने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया तो हमें ये मिला। अब हम इसको वापस किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में। तो डेसिमल में अगर हम इसे कन्वर्ट करना है हमें तो क्या करना है, सिंपल एक हमें टेबल बना लेनी है और उस टेबल में हमें इसको लिख देना है। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड से हम यहाँ नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले को हम लिखेंगे 0, दूसरे को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। ध्यान रखना है आपको, राइट हैंड साइड से आपको काउंटिंग शुरू करनी है और कहाँ से शुरू करनी है, होल नंबर से, 0 से शुरू करनी है, 1 से नहीं। कहाँ से करनी है, 0 से करनी है। अब हमने देखा कि जो 1 है वो कौन से नंबर पर है, 0 पर। ये 1 2 3 4 ऐसे ही जो ये 1 है कौन से नंबर पर है, 6 पर है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो ये हमारा 1 रखा हुआ है, अब हमें क्या करना है, ये 2 की पावर बना लेनी है सारी। ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, मतलब जो जिस प्लेस पर है वही 2 की पावर हम उसके साथ यहाँ लिख देंगे। अब सिंपल हमारा जो नंबर होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये फर्स्ट नंबर है हमारा 1, ये लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये हमारे पास यहाँ आया 2 की पावर 6। फिर नेक्स्ट हमारा 0 है, 0 के कौन से नंबर पर है, 5th नंबर पर है, तो 0 इंटू 2 की पावर 5। ऐसे ये 0 हमारा 4th नंबर पर है तो 0 इंटू 2 की पावर 4, और ये 0 हमारा 3rd नंबर पर है तो 0 इंटू 2 की पावर 3। 1 हमारा 2nd नंबर पर है तो 1 इंटू 2 की पावर 2, और ये 1 हमारा 1st नंबर पर है तो 1 इंटू 2 की पावर 1, और ये 1 हमारा 0 प्लेस पर है तो 1 इंटू 2 की पावर 0। मतलब इन सभी नंबर की हमें मल्टीप्लाई कर देनी है 2 की पावर में, जिस प्लेस पर ये आ रहे हैं 2 की वही पावर उसके साथ हमें रखनी है। अब इन्हें हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 इंटू 2 की पावर 6 तो बन जाएगा 64, और ये 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये भी 0, ये भी 0, और ये 1 इंटू 2 की पावर 2 बन जाएगा हमारा 4, 2 की पावर 1 मतलब 2 रह जाएगा, और 2 की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 64 4 2 एंड 1, और ऐड करने पर हमें मिलेगा 71। तो इस तरह से हम किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अभी हमने पीछे देखा था कि हम कैसे किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज द बाइनरी लैंग्वेज विच कंप्यूटर कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड। बाइनरी लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सकता है, लेकिन ह्यूमन के लिए इसको समझना थोड़ा टिपिकल है। हर एक को हमें कन्वर्ट करना होगा। 71 को हमें इस तरह से लिखना होगा, तब कंप्यूटर समझेगा कि ये 71 है। तो इसके बाद अगर हम देखें कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करें तो कंप्यूटर लैंग्वेज हमारी 2 कैटेगरी में हमने इनको डिवाइड किया हुआ है, दैट इज लो लेवल लैंग्वेज। पहली कौन सी आती है, लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज जो होती हैं वो कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस देती हैं वो सिंपल लैंग्वेज में देती है, मतलब बाइनरी में हो सकती है या उससे थोड़ा सा कुछ टिपिकल हो सकती है, मतलब लैंग्वेज हमारी सिंपल होगी। और ये भी हमारे 2 प्रकार की है इसमें। सबसे पहले हमारी आती है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कौन सी है, जिस पर अभी हमने डिस्कस किया था, बाइनरी लैंग्वेज। सो दिस वाज द फर्स्ट वन टू बी यूज्ड। सबसे पहले यूज होने वाली लैंग्वेज कौन सी है, मशीन लैंग्वेज है। एंड कंसिडर्ड ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस स्प्लिट आउट इन जीरोज एंड वंस। मतलब जितनी भी हमारा डेटा इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमें किस में कन्वर्ट करना होगा ना, 0 और 1 में, तभी हमारा जो कंप्यूटर है वो समझ पाता है। बट इट वाज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर ह्यूमंस, लेकिन ये ह्यूमंस के लिए समझना मुश्किल होता है। तो इसी से ओवरकम करने के लिए जो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे उन्होंने एक नई लैंग्वेज बनाई जिसको उन्होंने नाम दिया असेंबली लैंग्वेज। इस लैंग्वेज में वो इंस्ट्रक्शंस या कमांड को देने के लिए एब्रीविएशंस का इस्तेमाल करते थे। जैसे अगर हमें एल डी का मतलब होता था लोड प्रोग्राम। अगर हमें प्रोग्राम को लोड कर रहा है तो हम केवल LD लिख सकते हैं,
और प्रोग्राम लोड हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमें जंप करना है तो उसके लिए हम JMP इस्तेमाल करते थे। तो असेंबली लैंग्वेज में क्या किया, कुछ इंग्लिश वर्ड्स को लिया गया, कुछ एब्रिविएशंस को लिया गया और अब चूंकि कंप्यूटर तो क्या समझता है, बाइनरी समझता है, और अगर हमने LD लिखा तो कंप्यूटर इसको नहीं समझेगा। तो असेंबली लैंग्वेज के साथ एक प्रोग्राम होता था जिसे हम कहते थे क्या, असेंबलर। इस प्रोग्राम का क्या काम होता था, जो प्रोग्राम हम असेंबली लैंग्वेज में लिखते थे ये उस प्रोग्राम को क्या करता था, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था और तब कंप्यूटर उस प्रोग्राम को समझ पाता था। मतलब हमने वहां पर जो LD लिखा, LD का मतलब हमने असेंबलर को बताया हुआ था बाइनरी में क्या होता है। तो हम तो LD लिखेंगे लेकिन असेंबलर उसे बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और तब कंप्यूटर के पास भेजता था। तो इससे थोड़ा जो प्रोग्रामर्स थे उनके लिए आसान हो गया, 101 से ना लिखकर अब वो कुछ इंग्लिश के वर्ड्स यूज कर सकते थे। लेकिन फिर भी असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना भी काफी ज्यादा टफ था। तो इसके बाद नई लैंग्वेज डेवलप की गई जिन्हें हमने नाम दिया हाई लेवल लैंग्वेज का। ये लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा लगभग इंग्लिश लैंग्वेज के सिमिलर थी और ये बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली थी बजाय लो लेवल लैंग्वेज के। लो लेवल लैंग्वेज में एब्रिविएशन या मशीन लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल होते थे जो डायरेक्टली इंग्लिश लैंग्वेज के होते थे। मतलब जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में बातचीत करते हैं कुछ इसी तरह से हम हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं। और इनमें जो यूज होने वाले कुछ कीवर्ड्स हैं वो आप देख सकते हैं, जैसे डू, वाइल, वेयर, सेलेक्ट, अपडेट, इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं वो हम हाई लेवल लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। तो इन्हें आप देखकर ही समझ सकते हैं इनका क्या काम है। अपडेट का मतलब है कि हमें अपडेट करना है। और इसके जो प्रोग्राम होते थे हाई लेवल लैंग्वेज में, जो हम कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते थे उनको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोग्राम इस्तेमाल होते थे उन्हें हम कहते थे इंटरप्रेटर और कंपाइलर। इंटरप्रेटर और कंपाइलर में ये डिफरेंस होता है, इंटरप्रेटर आपका हर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करेगा, अगर एक लाइन में एरर है तो ये वहीं रुक जाता था। और कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को आपको एक साथ कंपाइल करेगा और जहां जहां उसमें एरर होगी वो आपको बता देगा और एरर नहीं होगी तो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा। तो जो असेंबली लैंग्वेज थी हमारी लो लेवल लैंग्वेज, उसके प्रोग्राम को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता था उसका क्या नाम था, असेंबलर। और जो हाई लेवल लैंग्वेज हैं इनके प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी लैंग्वेज में जो प्रोग्राम इस्तेमाल होते हैं या जो सिस्टम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं वो कौन से हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। और कुछ जो कॉमनली यूज हाई लेवल लैंग्वेज हैं जो आपने कुछ नाम भी सुने होंगे उनके, अगर हम उन्हें देखें तो वो कौन कौन सी हैं, बेसिक, कोबोल, पास्कल, फोर्ट्रॉन, C++, जावा एंड विजुअल बेसिक। These are some commonly known high level language. So this was the development of computer and how a computer works, और कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और कंप्यूटर किस लैंग्वेज में जो कमांड्स हैं उनको एक्सेप्ट करता है और हम बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सब था हमारे इस चैप्टर में। आई थिंक नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अभी आपको समझ में आ गया होगा और यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कमेंट भी, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल फील हैप्पी टू गिव द आंसर्स ऑफ योर कमेंट्स। सो सी यू देयर इन द कमेंट सेक्शन। हैप्पी लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तब वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही साथ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद आप बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल सकें।